जी आप बखूबी जानते हैं, किसान आंदोलन में लगातार जो है अपनी जो है नजरें लगाए हुए हैं और लगातार यह आंदोलन में पहुंच भी रहे हैं। आज भी जो है अभी आंदोलन से ही पहुंचे हैं और जो है बातचीत करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी आप जो है आंदोलन से पहुंचे हैं, कैसे आप देख रहे हैं पूरा आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है? सरकार कह रही है हमने आधी बातें मान ली है, अब आधी रह गई है, 4 तारीख को उसका भी जो है समाधान हो जाए, कैसे देख रहे हो? देखिए, अफसोस ये है अरुण जी कि ये सरकार झूठ बोलने में माहिर है और बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलती है। आधा हो गया वो। आधा कैसे हो गया? आप देखिए, मांग ही हमारी जो थी वो मांग ही हमारी दूसरी है। हमारी जो मांग है सरकार के सामने, जो हमने कहा है वो ये है कि जो तीनों किसान कानून हैं, एग्रीमेंट वाला कानून, निजी मंडियां स्थापित करने वाला कानून और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाला कानून, ये तीनों कानून सरकार वापस ले, एमएसपी को कानून बनाए, ये हमारी मांग है। जिसको सरकार मानने की बात कर रही है, आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, और जब सरकार ने 10 पेज का प्रस्ताव भेजा था, उस प्रस्ताव में आखिर में ये जो 2 मांगे मानने की बात कर रही है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है इसको नहीं लाएंगे, और इसके अलावा जो ये पराली वाला मामला है, जो कानून यहाँ पे है, हम उसको जो है खत्म कर देंगे, उसको नहीं, किसान पे कोई उसका गलत वो नहीं होगा, प्रभाव पड़ेगा। मैं तो यही कह रहा हूं, ये कोई एहसान नहीं है, और ये सरकार का प्रस्ताव था, हमारा नहीं। हमारी तो मांगी उस समय भी यही थी कि तीनों कानून आप वापस लें, एमएसपी को कानून बनाएं। अब सरकार केवल उसमें नहीं, आप बहुत ध्यान से देखें, ये सरकार के डॉक्यूमेंट मेरे नहीं है। जब आपने 10 पेज का प्रस्ताव भेजा तो इसमें ये थे दोनों, जो है बिजली वाला और ये वाला। फिर उसके बाद में कृषि मंत्री जी ने पूरे लोगों को, किसानों को, देश को 8 पेज की चिट्ठी लिखी, उसमें भी ये सारा सब कुछ है कि ये प्रस्ताव हमने भेजे। तो तुमने मान कौन सा लिया? हमने कहां इसकी डिमांड करी? फिर भी अगर तुम इसकी बात, किसानों की 4 मांग थी, चलिए मान लिया, हमने मान लिया, तो ये तो आप ऐसे समझिए कि आप चीनी बनाने जाते हैं, गन्ने से चीनी बनाने जाते हैं, ठीक है ना? गन्ने से आप सीरा बनाने तो नहीं जाते ना, मॉलस बनाने तो नहीं जाते ना, वो तो बाई प्रोडक्ट है। जब ये बड़ा, हाँ, जब ये बड़ा कानून है, हम इसकी बात करें, आप इसे माने, जिस दिन आप इसको मानेंगे वो तो अपने आप ही खत्म हो जाना है। उसका मतलब ही क्या है? तो ये कि सरकार ये दिखाना चाहती है 1 करोड़ रुपए जो किसानों के ऊपर जो कहा गया था कि भैया अगर पराली वगैरह जलाएंगे 1 करोड़ रुपए उस पर जुर्माना लगेगा, अब कह रहे नहीं लगाएंगे, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो वैसे ही नहीं। आप क्या इसको मानते हैं कि ये जायज बात है? पराली जलाने पर आप 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगा रहे हैं, और सरकार के ही माध्यम से सरकार की ही इंडस्ट्री इतना प्रदूषण फैलाती है, जो पराली से नहीं फैलता उससे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। आप उस पर कितने करोड़ जुर्माना लगाएंगे जरा? तो ये जो सरकार ये नौटंकी करती है, बार बार ये ड्रामे जो कर रही है, मैं इसीलिए कहता हूं कि ये बंद करने चाहिए। सीधे सीधे आप बात पर आइए। किसान ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर 4 तारीख को सरकार नहीं मानती हो तो 6 तारीख से जो है किसान और आंदोलन तेज कर देंगे पूरे देश भर में। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि भाई 26 तारीख को जो है 26 जनवरी मनाई जाएगी और किसान जो है खुद वहां पर पहुंचे हैं ट्रैक्टर लेकर। वो हमारी रणनीति है भाई, हमारी रणनीति का हिस्सा है अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए और सरकार को ये कानून वापस लेने के लिए, जो हम ठीक समझते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, हम वो करेंगे। ये हमारी मांग का हिस्सा है। और केवल यही नहीं होगा, पूरे देश में ये कोशिश की जाएगी 6 तारीख के बाद से कि पूरे देश में, गांव-गांव में, हर जगह जो भी जैसे भी परेड कर सकता है, जैसे भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर सकता है, जैसे भी प्रदर्शन कर सकता है, वो करे। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। नहीं लगाएगी सरकार को 26 जनवरी से पहले किसानों को घर भेज देना चाहिए, उनकी जो है जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करके, क्योंकि इतना बड़ा दिन है देश के लिए 26 जनवरी। और उस दौरान अगर सरकार, जो किसान अगर उस सड़कों पर बैठा रहेगा, आंदोलन करेगा, तो उससे कम से कम एक अच्छी पिक्चर तो नहीं जाएगी दुनिया के सामने। अरुण जी, केवल दुनिया के सामने वाली बात नहीं है, आप एक वैसे भी देखिए, एक मानवता के आधार पर भी आप देखिए। मैंने आपको हर चीज बहुत डिटेल में डिस्कस करके हर बार बताई है कि किस तरह से ये कानून जो है न केवल किसान के लिए बल्कि मजदूर के लिए, इसके साथ साथ में इस देश की जो गरीब जनता है, जो वो जनता जिसके लिए राशन की दुकानों पर राशन मिलता है, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो मोटा अनाज मिलता है, जिसके लिए 82 करोड़ लोगों के लिए देश की पार्लियामेंट ने 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बनाया था, उसके तहत सारे के सारे जो गरीब लोग हैं, जिनकी इतनी बुरी स्थिति है,
उन सब के लिए भी ये कानून कितने घातक है, क्योंकि सरकार इस पीडीएस सिस्टम राशन की व्यवस्था से बाहर निकलना चाहती है और उसी के लिए सारी चीज की गई है। तो केवल किसानों के लिए भी घातक ही नहीं है, उनके साथ साथ मजदूरों, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए तबाह करने वाला ये कानून है। वैसे ही वापस लेना चाहिए। दूसरी बात, सरकार की जो संवेदना पूरी तरह से मर चुकी है, संवेदनहीन सरकार हो चुकी है, उसको यह भी समझना चाहिए कि आज की तारीख में इस पल तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे 57 साथी शहीद हो चुके हैं। 57, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, 57 साथी हमारे शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में। क्या उनसे भी सरकार की संवेदना नहीं जगती? क्या उसको नहीं लगता कि जिस जिद पर वो अड़ी है और जिन उद्योगपतियों के लिए ये कानून जबरदस्ती वो लेकर आई और थोपना चाह रही है देश की जनता और देश के किसानों पर, उससे वापस यहां तक कहा कि क्या गारंटी है कि ये किसान आंदोलन में जो है शहीद हुए हैं? और किसमें हुए हैं? जो लोग वही मौके पर हैं, जो इसी आंदोलन में 1-2 साथी जो हैं उनका एक्सीडेंट में डेथ हुई है, जो किसान आंदोलन में आ रहे थे, और बाकी जो सारे साथी हैं वो तो वहीं पर हैं, आंदोलन में लगातार सिंघू बॉर्डर पे हो, टिकरी बॉर्डर पे हो, लगातार वहीं पर हैं, वहीं उनकी जो है मौत हुई है। लग रहा है कम मानेगी सरकार, क्योंकि इतना सब किसी शहादत के बाद भी अगर सरकार का कलेजा नहीं पसीज रहा है तो कैसे आप देख? मैं नहीं जानता हूं अरुण जी कब होना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी सी भी समझदारी बची है, सरकार को 26 जनवरी ही नहीं, उसका इंतजार भी नहीं करना चाहिए, तत्काल इन कानूनों को वापस लाना चाहिए। अब 4 तारीख को अब बात होने वाली है सरकार की, तो मैं समझता हूं ये एक दिन अच्छा दिन हो सकता है कि सरकार उसी दिन इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा करे, एमएसपी को कानून बनाने की घोषणा करे। ये अच्छा होगा सरकार के लिए भी, हम के लिए। बड़ा बोझ पड़ेगा। किस बात का बोझ पड़ेगा? कैसे फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा, मुझे बताइए आप। सरकार जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करती है, और इसी बीजेपी सरकार ने, या यूं कहें कि मोदी सरकार ने पिछले 6 साल में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका 7,94,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया है, बट्टे खाते में डाल दिया। बट्टे खाते का मतलब माफ कर दिया, यानी आपने 7,94,000 करोड़ माफ किया है। इसके अलावा आप उनको लगातार टैक्स में छूट दे रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया 2004 से लगातार, पहले कांग्रेस सरकार देती थी और अब ये बीजेपी दे रही है। इन उद्योगपतियों को टैक्स में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए सालाना की छूट दे रही है। आप वो बोझ नहीं पड़ता, वो किस पर है बोझ? वो पैसा किसकी जेब से जा रहा है? वो जो टैक्स आपने लोन माफ किया है उनका, वो पैसा किसका है? देश की जनता का है। देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो है बाबा रामदेव के भी बहिष्कार की बात कही गई और कई जगह पर तो जो है टावर तक जो है हानि पहुंचाने की बात कही जा रही है कि मामले सामने है। क्या आपको लग रहा है तरीका सही है? कई खुद किसान आंदोलन के जो नेता है वो कह रहे हैं कि भाई आपको जो है किसी को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपको उसका बाइकआउट करना है, उसका तरीका अलग है। मैं आपको बताता हूं, देखिए जो भी कोई कह रहा है ये गलत कह रहा है। आप पंजाब पुलिस की रिपोर्ट देखिए, मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, आप पंजाब पुलिस की तो करेंगे, पुलिस तो देख ही रही है सारा सब कुछ। पंजाब पुलिस का कहना है कि जो भी टावर जिनको नुकसान पहुंचाया गया, उनमें से किसी भी टावर को किसी किसान ने नुकसान नहीं पहुंचाया। अब मेरी बात छोड़ दीजिए आप, तो ये जो टावर को नुकसान पहुंचाया गया है, ये किसी किसान ने नुकसान नहीं पहुंचाया। हां, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर ये नुकसान पहुंचाया गया है तो ये बीजेपी और उससे जुड़े हुए संगठन है, उन्हीं के माध्यम से नुकसान पहुंचा। मैं बिल्कुल इसको इसलिए कह सकता हूं कि किसी भी आंदोलन को बदनाम करने के लिए बीजेपी बड़ा तरह का षड्यंत्र करती है। तो इस बात की अधिक संभावना है कि अपने ही उद्योगपतियों के टावर तोड़वा के किसानों को बदनाम करने की रणनीति एक हो सकती है। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, यह सरकार इस आंदोलन में नौजवानों को भड़काने का भी प्रयास कर रही है कि जाके ये आंदोलन उग्र बने, और यह आंदोलन उग्र नहीं बनेगा। यह आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से है और इसी तरह से चलता रहेगा और इसी तरह से अपनी लड़ाई जीतेगा भी। तो बीजेपी की हरकत हो सकती है, किसानों की हरकत नहीं। किसानों ने केवल बायकॉट का किया है और हम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से बायकॉट कर रहे हैं। जियो के सिम हम उनको जो बदल रहे हैं, अब जियो ने पोर्ट करना भी बंद करवा दिया है, तो हम बहुत सिंपल से कहा कोई बात नहीं, पोर्ट करना बंद करा दिया तो जियो का सिम तोड़ के फेंकिए, नया सिम ले लीजिए, लेकिन हमें किसी हालत में जियो का सिम इस्तेमाल नहीं करना है। सीधी सी बात। और बताइए, क्योंकि आप लगातार वहां पहुंच रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं वहां पर जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? जो मीडिया लगातार दिख रही है कि ये तो पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मसाज करा रहे हैं, वो जो किसान जो बारिश में जब बारिश आई तो जिस तरीके से वो वहां पर खड़े हुए हैं, वहां पर पानी भरा हुआ है चारों तरफ, वो तो नहीं दिखाई दिया उनको? मैं आपको एक बड़ा बढ़िया एक मुझे याद आ गया आपके इसमें, शायद ये बड़ा सटीक जवाब रहेगा।
एक फिल्म, हिंदी फिल्म आई थी बहुत बढ़िया, धर्मेंद्र साहब की, बहुत पुरानी फिल्म थी, नया जमाना। उस नया जमाना फिल्म में गाना था बहुत प्यारा सा, उसमें एक कहा था कि 100 इल्जाम लगाए वो मेरे नाम लगाए, आपने 100 इल्जाम लगाए, कहते ना पिज्जा बर्गर वाला, तो 100 इल्जाम लगाए वो मेरे नाम लगाए, आपने 100 इल्जाम लगाए, कहिए कुछ और, तो चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। तो जैसी उनकी भावना है, यानी कि जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जैसा वो अपने आप में करते हैं या सोचते हैं, ऐसा ही लोगों को सोचते हैं। मैं बार बार एक बात कही है, मैं अरुण जी आपके सामने कहना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं या जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो मर्सिडीज में घूमते हैं, वो तो पिज्जा खाते हैं, वो तो ये करते हैं, उन लोगों को वहां आकर देखना चाहिए, एक एक व्यक्ति से पूछना चाहिए वो कौन से किसान हैं। उनके हिसाब से किसानों को क्या करना चाहिए? उनके हिसाब से तो भूखा मर जाना चाहिए, उनके हिसाब से तो गुलाम बन जाना चाहिए। वो यही तो चाह रहे हैं ना कि अंबानी और अडानी के गुलाम बनकर रहें। सरकार उन्हीं के झोले में फेंक देना चाहती है, उनको गुलाम बनाना चाहती है। तो वो गुलाम बनाना चाहते हैं, हम गुलाम थोड़ी ना बनेंगे, हम गुलाम नहीं हैं, हम अपनी मेहनत का खाते हैं और अपनी खूब कस के रात दिन खून पसीना एक करते हैं, उस मेहनत का हम खाते हैं। हम भीख नहीं मांगते, अपना हक मांगते हैं, अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं, देश को बचाने के लिए लड़े। वो चाहे जो भी सोचें, वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि देश पूरी तरह से कंगाल हो जाए, किसान भिखारी बन जाए, उनके सामने भीख मांगे, उनके सामने गुलाम बन जाए। ऐसा नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। वहां जो किसान है, मैं आपको एक 2-3 उदाहरण बताता हूं आप उस समय। एक वहां पर बहुत बड़ी एक किसान यूनियन है पंजाब की, कीर्ति किसान यूनियन करके। उस कीर्ति किसान यूनियन में जितने भी उसके मेंबर, और सबसे बड़ी शायद मैं समझता हूं यूनियन होगी वो किसानों की पंजाब की, उसमें सारे किसान वो हैं जो 2 एकड़ के लगभग की जिनके पास जमीन है, मतलब छोटे किसान है। जो सरकार की जो परिभाषा है कि जो 80-85% छोटे किसान है, वो उस परिभाषा में आते हैं और वो सारे किसान वहां पर बैठे हैं। आप कैसे करें कि वो पिज्जा खाते हैं और ये खाते हैं? हाँ, अगर जो भी इस आंदोलन को, जो भी जिस तरह की सपोर्ट कर रहा है, जो ला रहा है, जो दे रहा है, और गुरुद्वारों के माध्यम से जो इतनी जबरदस्त लंगर लगा के सेवा की जा रही है, वहां जो भी प्रसाद मिलता है वो सब खाते हैं। तो बाहर से फंडिंग आ रही है, या तो यहाँ पर जो है घूमने फिरने के लिए आप मेरे साथ चलिए, मैं बता रहा हूं ना, मेरे साथ चलिए। आज ही मैं बता रहा हूं, हमारे बागपत से ही बड़ौद तहसील से हमारे कुछ साथी आए, एक गांव उसका लोयना करके एक गांव था, मलकपुर लोयन जो, उन्होंने 55,100 रुपए दान में दिए मेरे ही सामने। जो लोग वहां से यूएस से आए हुए थे, 2 लोगों ने 1-1 लाख रुपए वहां दान में दिए। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो अपनी गुल्लक में जो अपने पैसे जमा करते हैं ना, वो गुल्लक वहां दे के आते हैं। बाकायदा उसकी वीडियो बनाई जाती है जब वो बच्चे अपनी गुल्लक लाते हैं और उसमें से गुल्लक में से निकाल के उनके पैसे गिने जाते हैं। आप देखो तो सही, आंदोलन को बदनाम करने के लिए तो जो चाहे करते हैं। और फिर जो आंदोलन चल रहा है, गुरुद्वारों ने, भिन्न भिन्न गुरुद्वारों ने जो वहां लंगर लगाए, वो सिख धर्म की परंपरा को जानते नहीं। ये 500 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है, और इस परंपरा में जो सिख धर्म के हमारे गुरु रहे हैं, उन्होंने एक बात कही थी, और सिख धर्म के लोग उसको पूरी तरह से गुरु की वाणी को मानते हैं, उनका सम्मान करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। उन्होंने कहा था दशांश, यानी जो अपनी इनकम है, जो भी सिख धर्म का साथी है जितना कमाता है उसका दशांश यानी 10वां हिस्सा, मतलब 100 रुपए कमाता है तो 10 रुपए, 1000 रुपए कमाता तो 100 रुपए वो धर्म के लिए, समाज के लिए दान में देता है। और आज की परंपरा नहीं है, ये 500 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है, जिस परंपरा के माध्यम से इतना सहयोग लगातार मिलता चला जा रहा है। और मैं ये बात बार बार कहता हूं, हर किसी से कहता हूं, आप भी कहते हैं, आप आज इन्हें कह रहे हैं कि फंडिंग कहां से आ रही है, और सरकार सारे रास्ते बंद करने का प्रयास कर रही है। आज इन पर सवाल उठा रहे हैं। जब दिल्ली में, जब कोरोना पूरे देश में फैला था, ये पूरे देश में लंगर लगा रहे थे, भूखों को खाना खिला रहे थे। आज भी आप चले जाइए, कितने ही लोगों को, चाहे कोई हो ना हो, आप सुबह हो शाम हो, आप देखिए आईटीओ पे जाइए, दिल्ली में आप जाइए आईटीओ पे, जो निगमबोध घाट, शमशान घाट है, उसके पास सैकड़ों की संख्या में लोग होते हैं। रोज सुबह गुरुद्वारों से खाना आता है। इसके अलावा भगत सिंह सेवा केंद्र करके एक वो है संस्था, उसके जीप में गाड़ी, ये लोग खाना, रोटी और सब्जी और दाल लेकर रात में घूमते हैं कि कोई भी अगर सड़क पे कहीं भी मिल जाए तो उसको खाना दे। ये मेरी आंखों का देखा हुआ है। ये लोग इस तरह से सेवा करते हैं। ये सिख समाज के हमारे भाई, हमारे ये जितने भी साथी हैं, इस तरह से बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, ऊंच नीच, छोटे बड़े के भेदभाव के लगातार सेवा करें। सरकार के कहने पर दिल्ली में
लाखों लोगों का खाना डेली बनता था, गुरुद्वारों से बन के जाता था। 4 गुरुद्वारों की तो कम से कम मुझे मालूम है, जिसमें जो है गुरुद्वारा बंगला साहब मुख्य रूप से था। तो जब आपको वो दे रहे हैं, इसके अलावा स्वर्ण मंदिर की तरफ से कोरोना काल में दान भी दिया गया, खाना भी सब जगह जहां भी हो सकता है बांटा गया। देश में क्या दुनिया में कहीं भी किसी तरह की आपत्ति होती है, ये सिख समाज के हमारे भाई, जो इनकी परंपरा है, उसके माध्यम से ये लगातार वहां सेवा देते हैं, खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, दवाइयां देते हैं। क्या लग रहा है? आप तब नहीं कहते कि फंडिंग कहां से आती है, आज आप कह रहे हैं फंडिंग कहां से आती है। नहीं हो पाएगा और ये लोग हार कर थक कर वापिस लौट जाएंगे। वेट एंड ना 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 ना, इसे तो भूल ही जाओ आप। हारने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं हैं और झुकने वाले नहीं हैं। ये अपना हक लेने आए हैं और पूरा देश साथ में खड़ा है, अपना हक लेके जाएंगे। उससे पहले 1 इंच तो बात छोड़ दीजिए, 1 मिलीमीटर भी पीछे नहीं हटेंगे। जब तक जीत नहीं जाएंगे, संघर्ष जारी रहेगा। और जीत यही है कि सरकार को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिस दिन चाहे सरकार को कानून तीनों वापस लेने पड़ेंगे, एमएसपी को कानून बनाना पड़ेगा। इससे कम पे कुछ भी मंजूर नहीं है और इससे कम पे किसी हालत में किसी बात पर सहमति बनेगी। मेन मीडिया तो दिखा रही है कि भाई आधा सरकार ने कर दिया, बात आ रहा है कि अब जो है किसान भी डटे हुए ही है। अब सरकार तो जो है नरम रुख अपनाए हुए है, ये तो किसान ही नहीं मान रहे, सरकार तो आधा कर भी दिया है, अब वो भी थोड़ा पीछे हटे, कुछ सरकार कर रही है तो बात बने। कौन सा मेन मीडिया? मेन मीडिया तो आप हो भाई, मैं तो सोशल मीडिया को मेन मीडिया मांग रहा हूं। जो टीवी मीडिया कहाँ है क्या सोशल, वो तो उसको तो आप शब्द दो, मैं जो कह रहा हूं वो शब्द दो। वो गुलाम मीडिया है, दलाल मीडिया है, एक पार्टी विशेष और व्यक्ति विशेष के तलवे चाटने वाला मीडिया है। वो मीडिया नहीं है, वो मीडिया का काम नहीं कर रहा, गुलामी कर रहा है वो। उसकी आवाज का क्या मतलब, गुलाम की आवाज का क्या मतलब है? कुछ नहीं। असली मीडिया आप हैं, सोशल मीडिया के जो साथी हैं वो हैं। जो सच्चाई है, जो आंदोलन हो रहा है, वैसा का वैसा आंदोलन, वैसी की वैसी पूरी सही रिपोर्ट देश को दिखा रहे हैं। ये है। अब दुनिया भर में, केवल देश में छोड़िए, दुनिया भर में आवाज पहुंच रही इस आंदोलन की। दुनिया में एक जबरदस्त आंदोलन इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। ये इस आंदोलन को पहुंचाने वाले आप हैं, सोशल मीडिया के साथी। असली मेन मीडिया आप है, वो तो गुलाम मीडिया, उसकी बात छोड़िए। वो क्या कहता है उसे कोई सुनता भी नहीं है। आप जो कहते हैं उसे सुनता है, उसे मानता है, उसे समझता है। आप देख रहे हैं कब तक कोई समाधान, एक सीधा समाधान हमारी तरफ से तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो हमारे साथी हैं, साथियों, इस आंदोलन को मजबूत करना है। देश के सभी लोगों से मेरा निवेदन है। साथ में जो हमने बहिष्कार की कॉल दी है, अंबानी, अडानी और लाला रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं, इनका पूरी तरह से, जैसे अडानी का जो फॉर्च्यून है, तेल, घी, चावल, दाल, ये सब को, सब इसका फॉर्च्यून का। साथ में अंबानी के जो रिलायंस के पेट्रोल पंप पे भरवाना, तेल भरवाना बंद करो। इसके अलावा जियो, तोड़ के फेंको उसको। अगर पोर्ट नहीं हो रहा तो नया सिम ले लो, तोड़ दो उसे। साथ में और जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे रिलायंस फ्रेश हो, चाहे बिग बाजार हो, चाहे रिलायंस स्मार्ट हो, चाहे रिलायंस डिजिटल हो, 8,784 जो इनके स्टोर हैं पूरे देश भर में, उन सब पर ताला लग जाए। कैसे? उनसे सामान ना खरीदे जाए। उनमें कोई हिंसा की जरूरत नहीं, वहां जाके आंदोलन करने की, वहां प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। केवल बहिष्कार करो, उनसे सामान नहीं खरीदना। इसके अलावा जो लाला रामदेव का रुचि सोया है, पतंजलि के जो जितने भी सामान हैं, सबको खरीदना बंद करो। ये तो मैं जनता से कहना चाहता हूं, अपने देश के लोगों से कहना चाहता हूं, उसको ध्यान रखें। साथ में बाबा तो कहता है लाला राम, अरे बाबा तो भगवा की आड़ में देश के साथ में गद्दारी कर रहा है। वो तो बाबा की बात करो, ढोंगी बाबा है वो, कहेगा बाबा, बाबा नहीं लाला है। अब तो उसका देखते नहीं कैसे एडवर्टाइजमेंट करता, विज्ञापन करता है। ट्रस्ट के लिए, सब देश के लिए, जो कोई देश के लिए कुछ नहीं है। उसकी सब कुंडली खुली है। अभी बीजेपी है इसलिए चुप है। जब बीजेपी की सरकार जाएगी, उसकी तब सारी चिट्ठी पट्टी जो निकल के आएगी। जैसे वो आशाराम बापू जो पड़ा ना जेल में, इसी तरह से ऐसे ही इनकी भी कुछ ना कुछ कुंडली, और कम से कम जो प्रोडक्ट जो बेचे जा रहे हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री मैं दावे के साथ कर रहा हूं निकल के आएगी। उसकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। आने दीजिए, समय आएगा। मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूं। और मैं जो कह रहे हैं कि रास्ता क्या है, तो रास्ता मैं आपको बता रहा हूं अरुण जी। रास्ता एक है, माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों के बीच में आए, किसानों के बीच में आए, चाहे सिंगू बॉर्डर पर आए, चाहे अपने टीकरी बॉर्डर पर आए, या जहां भी वो ठीक समझे वहां आए, लेकिन किसानों के बीच में आके हाथ जोड़कर माफी मांगे कि मुझसे गलती हो गई। टीवी पे तो रोज आ रहे हैं, टीवी पे तो वो नौटंकी कर रहे हैं, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, उसे तो समझ रहे हैं आप। किसानों के बीच में आए,
कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के पास ही तो बैठे हैं, सिंघू बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर हो या ये आपका गाजीपुर बॉर्डर हो, कहीं भी हो, राजस्थान बॉर्डर हो, यहां आए, हाथ जोड़कर माफी मांगे, मुझसे गलती हो गई, मेरी वजह से जो आपको दुख हुआ, कष्ट हुआ, उसके लिए क्षमा करें, और मैं ये तीनों कानून वापस ले रहा हूं और एमएसपी को कानूनी दर्जा दे रहा हूं, और 2 दिन के अंदर संसद से पास करा के, साइन करा के, नोटिफिकेशन करा के आपके सामने आऊंगा, और जिस दिन सामने आ जाऊं आप सब आराम से मुझे माफ करके घर जाओ। ऐसे यही हल है और कोई हल नहीं है। ऐसा होगा आपको लग रहा है? निश्चित रूप से होगा। कानून तीनों वापस होंगे, एमएसपी कानून बनेगा, इससे कम पे कोई मंजूर नहीं है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक आंदोलन चलेगा लगातार। कब तक चलेगा फिर? चाहे जब तक चले। मैं इसके लिए एक चीज आपको बताना चाहता हूं, शहीद भगत सिंह जी ने, इसका जवाब मैं शहीद आजम भगत सिंह जी की जुबान में दूंगा। शब्द मतलब बोल मेरे हैं, शब्द उन्हीं के हैं। शहीद भगत सिंह जी ने कहा था, और अब आप देख लीजिए कि उस समय कहा था, आज वो बात लगभग 90 साल बाद वो बात जो कि त्यों सच साबित हो रही है। उन्होंने कहा था कि भारत में संघर्ष तब तक चलेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक आम जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शोषण करने वाले लोग भारतीय, शोषण करने वाले लोग पूरी तरह से ब्रिटिश हैं या भारतीय, या आपस में गठबंधन किए हुए भारतीय या ब्रिटिश, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी के सिलसिले में आगे इसको बढ़ाते हुए वारिंद्र कुमार घोष जो बंगाल से हैं, बड़े क्रांतिकारी रहे, शहीद, उन्होंने ये कहा कि इसके लिए, इस संघर्ष के लिए ऐसे सैकड़ों हजारों साथियों की जरूरत पड़ेगी जो शताब्दियों की इस दास्ता को अपने खून की धार से बहाने को तैयार हो। तो आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक शोषण रहेगा आंदोलन चलेगा, शोषण खत्म हो जाएगा आंदोलन बंद हो जाएगा। तो आप लोग कोई नरम रुख नहीं है? कोई न, हम तो, हमारा तो नरम और गरम जैसा भी था, जैसा पहले था, आज भी वैसा ही है, लेकिन हम अपनी जो मांग है हमारी देश को बचाने वाली, उस पर कायम है, उससे कम पे कोई बात नहीं होगी। ठीक है। तो ऐसे मेरे साथ भानु प्रताप जी